सब अपने माइक वगैरह ना म्यूट ही रखो। अच्छा, या मेरी स्क्रीन वगैरह आपको अब शेयर हो रही होगी। सबसे पहले ये है कि आज का जो प्रोजेक्ट होगा ना, बेसिकली हमने क्या करना है कि एक एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें ना हम कोई डिफरेंट लाइक थर्ड पार्टी एपीआई यूज करके ना उसको लाइक उससे डेटा फेच वगैरह करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए ये है कि आप सिंपली सर्च कर सकते हैं फ्री एपीआई फॉर डेवलपर्स, ठीक है। क्या आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको ना एक तो रैपिड एपीआई मिल जाएगी। ये वेबसाइट है काफ़ी अच्छी। इस पे ना डिफरेंट तरह की आपको ना एपीआईज वगैरह मिल जाती है। लाइक वेदर की चाहिए, ठीक है, बहुत सारी आपको ना हर कैटेगरी से रिलेटेड आपको ना कोई यहाँ पे एपीआई मिल जाएगी। सही है, करेंसी एक्सचेंज हर टाइप की आपको मिल जाएगी। सही है। और कोविड से रिलेटेड जो भी स्टैट्स वगैरह सब उसका ना प्रॉपर एक डिस्प्ले कराने के लिए। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, उसके एपीआई एंड पॉइंट्स वगैरह देख सकते हैं कि लाइक आप कैसे उसको ना डेटा को फेच कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लिखा होता है नोड जेएस में कैसे करेंगे, ठीक है। और और बाकी लैंग्वेजेस वगैरह में भी होता है, ठीक है। हमारा ये काम होता है कि हम सिंपल ना जैसे इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है तो सिंपल रिक्वेस्ट भेजेंगे। और अब जैसे कंट्रीज हमें मिल सकती है, स्टेट्स मिल सकते हैं, गेट ऑल स्टेट करंट स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल कंट्रीज। तो ये हमें मिल सकता है अगर मैं टेस्ट एंड पॉइंट भी करूँ। तो अब ये जो है, ठीक है, एपीआई इसमें की वगैरह चाहिए तो साइन अप पहले तो करना पड़ेगा, की लेनी पड़ेगी। कुछ एपीआई फ्री होती है। इसके अलावा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, गिटहब पे जा सकते हैं। सही है। अ, अब ये मेरा गिटहब है। इसमें अगर मैं स्टार्स में जाता हूँ और अब आपने इसको ना कोशिश करना है कि स्टार कर लें। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक एपीआई ये वाला है। ये रेपो है, ठीक है। इस पे क्या है कि डिफरेंट ना पब्लिक एपीआई की लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, कैटेगरी से एक हिसाब से। तो ये काफी एक अच्छी ना रिसोर्स है आपके लिए। मैं लिंक भी आपको भेज देता हूँ, इसको आप बेशक। ज़्यादातर जो है ना वो एक्सियस यूज़ होती है। उसमें ना हमारे पास कुछ होता है लाइक हम कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं एक्सियस में, ठीक है। बेस यूआरएल ऐड कर सकते हैं, अपना एक कस्टम लाइक बना सकते हैं जो कंपोनेंट टाइप करके एक्सियस में, ठीक है, जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फेच भी यूज़ होता है, लेकिन एक्सियस जो होता है वो ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ होता है। उसमें ये होता है थोड़ा सा ना हमें काफ़ी कंट्रोल मिल जाता है हमारे पास। तो ये उसका एडवांटेज है एक्सियस का। बाकी दोनों से हो जाता है, ये नहीं है कि फेच से नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक्सियस से हो जाएगा। फ़र्क दोनों की दोनों करती है। एक्सियस भी जो है ना वो फेच पे ही बिल्ट है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ फेच एक्सियस को बिल्ट किया गया है, ठीक है। बस ये है कि एक्सियस पे कुछ लाइक हमें ना चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है जो फेच में नेटिव, क्योंकि फेच तो जावास्क्रिप्ट की नेटिव एक एपीआई है और एक्सडीएस एक थर्ड पार्टी एपीआई। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे ना कैटेगरीज वगैरह है, ठीक है, डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से, प्रोग्रामिंग, ठीक है, करेंसी से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो अब जैसे हम भी कोई सिंपल सी करेंगे। कोई भी मैं देखता हूँ जो चीज़ बेस्ट लगती है। या इसी तरह कुरान की है, ठीक है। आप कुरान की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक रिएक्ट की वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ पे ना आप कुरान से डेटा वगैरह फेच करें, ठीक है, लाइक सूरा के हिसाब से। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बुक्स वगैरह का आप कर सकते हैं डिफरेंट। तो बहुत सारी इसमें ना आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको ना काफ़ी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। अब यहाँ पे लिखा होता है कि ऑथ
ऑथ इस एपीआई की चाहिए या नहीं चाहिए। बट अगर तो एपीआई की चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे जाकर ना पहले एपीआई की भी देनी पड़ती है। तो ये भी है। और बाकी अब इसमें इसमें हम कोई वेदर वाली भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। ये करेंसी एपीआई देखता हूँ। हमने सिंपल टेस्ट आउट कर लेनी है जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगे। अब ये सारी करेंसीज को लिस्ट कर रहा है ये वाली एपीआई, और इसमें डेट के हिसाब से, तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। हम कोई सिंपल सी एपीआई उठाएंगे इसमें। जोक्स वगैरह की होती है एपीआई ना, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जैसे है ठीक है, रैंडम यूजलेस फैक्ट, तो ये भी है। इसके अलावा आप यूँ भी लिखेंगे ना, अगर जोक्स एपीआई फ्री या कोट्स। गेट कोट टीआईपीए फॉर्मिस्टिक डॉट कॉम। अब एक ये भी है ठीक है, इसको एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, देखता हूँ इस पे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, हाँ ये मेरे ख्याल में बेस्ट है ये भी। ठीक है, ये मल्टीपल ना मैं दे रहा है इंस्पिरेशनल कोट्स। ठीक है, तो मैं ये यूज़ करूँगा, इसी पे एक वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे ही लाइक वेब ऐप जो हमें ना इंस्पिरेशनल कोट्स दिखाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, एनके क्रिएट ऐप। और अच्छा, ये जितनी देर में बन रहा है ना, ठीक है, रिएक्ट राउटर का मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि उसका भी आपको पता होना ज़रूरी है थोड़ा सा ना, ताकि अगर तो आपको पहले से आइडिया है रिएक्ट राउटर का तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा आपको पता चल जाएगा। अच्छा, रिएक्ट राउटर बेसिकली है क्या? रिएक्ट राउटर का अब रिएक्ट जो होती है ना, रिएक्ट अगर आप रिएक्ट की वेबसाइट पे देखो तो वो उसे हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, एसपीए। ठीक है, तो उस पे ये होता है कि हमारे पास ना एक सिंगल पेज होता है। ठीक है, जैसे रिएक्ट जेएस की अपनी वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ना एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं आपने देखा होगा कि आप ना अगर HTML वगैरह में आप काम करें तो आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं, index.html, about.html, blog.html, इस तरह आप मल्टीपल पेजेस बनाते हैं। लेकिन रिएक्ट में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, रिएक्ट में क्या होता है, हमारे पास ना एक ही फाइल होती है। अगर पब्लिक फोल्डर में भी आप देखें index.html, ठीक है, जब आप उसको बिल्ड करते हैं वो एक ही फाइल बनती है। अब क्या होता है कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही होती है, लाइक अगर आप बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कंटेंट बेस्ड ऑन दैट चेंज हो रहा है। सही है, तो
आप देख रहे होंगे अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह अभी तक बनाए हैं खुद से भी या जो मैंने कराए हैं, तो उनमें यूआरएल वगैरह नहीं चेंज हो रहा, ठीक है? तो वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है? अब रिएक्ट में कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि हम उसको ना डिफरेंट पेजेस वगैरह ऐड कर लें, तो इसके लिए एक पैकेज रिएक्ट की टीम ने ही बनाया और रिएक्ट राउटर है, ठीक है? जिसको आप लाइब्रेरी कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं। अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करते हैं, इससे ये होता है हमारे पास ना ये एप्लीकेशन सिंगल पेज ही रहेगी, ठीक है? अब ये जैसे है, ठीक है? ये सिंगल पेज ही है, लेकिन क्या हो रहा है, ठीक है? रेंडरिंग कुछ इस लिहाज से हो रही है कि पेजेस हमें लग रहा है कि लाइक पेजेस चेंज हुआ है। लाइक अब जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया है, तो आप देखेंगे कि कंटेंट तो चेंज हुआ है, लेकिन यूआरएल भी चेंज हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये रीलोड नहीं हुआ, ठीक है? अगर आप ट्रेडिशनल वेबसाइट्स में जाएँ, ठीक है? अब अगर तो जैसे ये अब इसमें भी बल्कि उन्होंने ये रिएक्ट में ही बिल्ड है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है? तो रिएक्ट में नहीं है तो फिर एंगुलर वगैरह में होगी, रिएक्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पुरानी वेबसाइट्स में जाएँ, तो उसमें ये होता है कि ये रीलोडिंग होती है, ठीक है? अब पेज को आप मूव करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि ये रीलोड होता है, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, दोबारा से फाइल आती है, वो रेंडर्ड होती है। लेकिन रिएक्ट के केस में क्या होता है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही होती है। कि जब आप वेबसाइट को खोलते हैं, तो सारी फाइल्स आपके पास आ गई। अब डायनामिकली कंटेंट चेंज हो रहता है क्लाइंट साइड पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये कंटेंट जो चेंज हुआ है सारा, ठीक है? ये हमारे क्लाइंट साइड पे हुआ है, ठीक है? हमारे ब्राउज़र में हुआ है ये कंटेंट चेंज। लेकिन रिएक्ट राउटर की वजह से क्या हो रहा है कि मैं यूआरएल को ना इस तरह से मिमिक कर रहा हूँ कि लग रहा है कि पेज चेंज हुआ है, ठीक है? जैसे यूआरएल चेंज हुआ, लेकिन बगैर रीलोडिंग के। तो ये बेसिकली रिएक्ट राउटर प्रोवाइड करता है, इससे ये होता है कि हमें ना मल्टी पेज कॉन्सेप्ट मिल रहा होता है वेबसाइट में। तो ये ज़्यादातर जितनी भी आप देखेंगे रिएक्ट, अगर आपकी वेबसाइट में मल्टी पेज हैं, जैसे ब्लॉग है या कोई भी किसी तरह का, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप तो एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं, तो उसमें तो एक ही पेज होगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी-सी बड़ी वेबसाइट है, तो मल्टीपल पेजेस होंगे, तो हम रिएक्ट राउटर को उसमें यूज़ करते हैं। तो अभी इसका ये मेन वर्ज़न 6.4 चल रहा है, ठीक है? तो बेसिकली यही इसका इंट्रोडक्शन है। बाकी इसका ये होता है कि हम डिफरेंट एक जैसे हम कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बनाते हैं, पेजेस का फ़ोल्डर बना लेते होते हैं। तो मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ। ये भी आपको करके ना मैं आइडिया दे दूँगा इसका। एक हम डमी पेज कह लें आप बना लेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा-सा इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लीन अप कर लेना होता है, ठीक है? तो वो मैं जल्दी से ना एक बार कर लेता हूँ, ठीक है? जो अननेसेसरी फाइल्स हैं हमें नहीं चाहिए, उन्हें वो मैं डिलीट कर दूँगा। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है? ये होगा, रिमूव कर देता हूँ। और ऐप डॉट सीएसएस को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हमारे पास क्लीन अप हो गया। अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, ठीक है? अब सिंपल सा जैसे हम पिछले ऐप्स में करते थे, ऊपर चलो नया बार बना देंगे, ठीक है? और नीचे फिर ये है कि प्रॉपर ना कोड्स को डिस्प्ले कर देंगे। अब ये कितने कोड्स दे रहा है, लाइक अगर मैं देखूँ, इसने दिए हैं 1643 आइटम्स, ठीक है?
अब इसमें ना आप पेजेस वगैरह का भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, ठीक है? के नीचे ना एक पेजेस टाइप का हो सकता है। वो इस लेक्चर में मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे फिर उसकी मैं लाइब्रेरी शायद हो। नहीं, ये और चीज़ है। तो वो नीचे ना आप लाइक एक होता है जो 1 2 3 लिखा होता है, नेक्स्ट पेज पे आप मूव कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो। उसमें ये है कि वो चले, अगर हो सका तो कर लेंगे, वरना पहले तो ये है कि एपीआई का काम जो मेन काम है, ठीक है, वो हम कवर करते हैं। तो ये ऐप चल गई, ठीक है, कोई इश्यू वगैरह नहीं आया अब इसमें। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक तो सिंपल सी नैव बार बना लेते हैं। सोर्स में मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स, और यहाँ पे मैं about डॉट यस कौन कलर में इसको मैं इसको ऐप में इंपोर्ट कर लूंगा सिंपली। एक सिंपल सी नैव बार होगी, और CSS को मैंने इंपोर्ट नहीं किया, तब स्टाइलिंग वगैरह नहीं आई, और ना मैंने क्लास दी। क्लास नेम में लिखूंगा नैव बार, और ये HTML5 का सिमेंटिक टैग जो नैव होता है उसको यूज कर लेंगे नैव बार के लिए। ये हो गया हमारे पास। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ना मैं एक बड़ी शेडिंग दे दूंगा, इंस्पिरेशनल कोर्स है इस तरह से, और मुझे आइटम्स चाहिए जिसमें ये है कि ऊपर टेक्स्ट होगा, नीचे ऑथर का नाम होगा, ठीक है, इटैलिक में। तो उसके लिए अब मैं ना एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा जिसको मैं लिख दूंगा नाम कोट डॉट, या सबसे पहले तो ये कोट्स कंटेनर एक बनाऊंगा, इसमें सारे कोट्स आएंगे जहाँ पे मैं फेच वगैरह सब कर रहा हूँ, और इसकी CSS भी बना लेता हूँ। एक हम लेक्चर करेंगे जिसमें टेलमेंट वगैरह को भी हम यूज कर लेंगे, लेकिन अभी कस्टम CSS, क्योंकि उसका थोड़ा सा सेटअप होता है अगर हम टेलमेंट वगैरह को यूज करते हैं। ये आ गया। यहाँ पे एक डिप आ गया, ठीक है, जिसमें ये है कि हम कोड्स को डिस्प्ले कराएंगे। जो एक एक डिप होगा, ठीक है, जिसमें एक तो थ्री लिख देते हैं, ठीक है, जो कि टेक्स्ट होगा, जैसे लॉरेन मूवी के लिए 16, टेक्स्ट होगा, ठीक है, उसके नीचे ना एक पैराग्राफ होगा, जिसमें ना ऑथर का नेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का ना हम बनाएंगे इसको। तो नए बार आ गया, उसके नीचे पोस्ट कंटेनर, वो बेसिकली इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे,
क्लास नेम मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है। और क्लास नेम कंटेनर को ये हमें सेंटर करना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, कंटेंट सेंटर फ्लैश डायरेक्शन कॉलम, एक तो अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट, इससे ये दरमियान में आ गया। और इसमें जितना भी टेक्स्ट अलाइन है उसको मैं सेंटर कर दूंगा। ये हो गया। अब इसका ये है कि ऊपर से मैं मार्जिन दे दूंगा थोड़ी सी, लाइक टॉप एंड बॉटम, और लेफ्ट टू राइट से 0 पिक्सल। और इसके अलावा ये है कि अब जैसे डॉट मेन कंटेनर के अंदर हमारे पास H1 में चाहिए, तो उसको फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बटन दे दी। और उसके बाद डॉट मेन कंटेनर के अंदर जैसे पैराग्राफ है, तो उसको भी थोड़ा सा कर दिया। अब हमारे पास ये जो है ना कोट्स कंटेनर, इसमें ये जो होगा डिव, ठीक है, ये हमारा एक कस्टम कंपोनेंट बनेगा जिसको मैं नाम दूंगा कोट डॉट cs, और उसकी एक अलग से css फाइल होगी, कोट डॉट css। कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो वो आप फिर पूछ लिया करें। यहाँ भी मैं कोट को यूज करूंगा, मैं मल्टीपल कोट होंगे, स्टाइलिंग वगैरह उनकी एक जैसी रहेगी, तो मैं इसका ना एक कस्टम कंपोनेंट तब बना रहा हूँ। और ये बाद में ना इसको मैं प्रॉप्स के जरिए ये टाइटल भेजूंगा और ये नेम भी। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बैकग्राउंड कलर को मैं क्या करता हूँ, ये वाला कलर, और वाइट रखते हैं। डॉट कोट के अंदर था हमारे पास H3, और पैराग्राफ था। इसका फॉन्ट स्टाइल जो है मैं इटैलिक कर देता हूँ। और बाकी ये कि पैडिंग टॉप एंड बॉटम 12 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल, मार्जिन भी होगी, ठीक है। एक फॉन्ट बहुत अजीब सी लग रही है, तो गूगल फॉन्ट्स पे हम जाते हैं जल्दी से। ये मैंने आपको बताया था इसका, fonts.google.com। और आप कोई सी फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास शायद सेलेक्ट हुई हो, पिछली रोबोट हुई, तो इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। और ये हमने फॉन्ट फैमिली को कॉपी कर लिया, और हमारी अब फॉन्ट वगैरह ना अप्लाई हो गई है।
ये थोड़ा सा इसका साइज को मैं डिक्रीज करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल दिखेगा। और बॉर्डर रेडियस, अच्छा ये हो गया हमारे पास। अब इस तरह के ना सारे कोड्स हमें दिखेंगे, और बाकी ये है कि यहाँ पे मैं बेशक लगा दूंगा और लिख दूंगा या तो सर हम अगर मन वेब ऐप बनाएंगे तो कौन सा फ्रेम। ये CSS फ्रेमवर्क है ना, आप मटेरियल यूआई अगर यूज करते हैं, ठीक है, या कोई भी डिफरेंट आप यूज करते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे पास ना बिल्ट इन कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, आप उसको भी ना इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बटन आपको बनाना है, मटेरियल यूआई को यूज करना है, तो उसकी स्टाइलिंग पहले से हुई होती है, आपने क्या करना है, वहां से इंपोर्ट करना है, उसको यूज कर लेना है। तो वो CSS फ्रेमवर्क्स हैं, वो इतना ज़्यादा फंक्शनैलिटी पे डिफरेंस नहीं डालते। जैसे अब ये मुझे बटन इधर चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं कस्टम लिखता हूँ तो इस तरह के से लिखूंगा, ठीक है, बटन। अब इसकी स्टाइलिंग मुझे करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ से npm से इंस्टॉल किया हुआ है मटेरियल यूआई, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट, ठीक है, बटन फ्रॉम MUI, ठीक है, इस तरीके से करके होता है, ठीक है, और इस बटन की जगह मैं उनका कंपोनेंट यूज कर लूंगा, ठीक है, और उसकी मेरे पास बनी बनाई स्टाइलिंग, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा मुझे। तो ये उसका फायदा होता है। बाकी ये है कि आप अपने कस्टम कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको आपको खुद से स्टाइल करना पड़ेगा। तो उसमें ये है कि स्टाइल हुए होता है। तो ये चीज़ है, वो इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल CSS फ्रेमवर्क है। तो ये हमारे पास हो गया। कहेंगे तो हम यूज कर लेंगे, वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आगे आप बता दिया करें आपने, लाइक अगर आपको इरादा है कि आप वो भी देखना चाह रहे हैं, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता वो। अगर आप खुद से भी करते हैं, ठीक है, तो आप एक दो दिन में इजीली उसको समझ सकते हैं कि है क्या, आप सिंपल कोई छोटा सा ट्यूटोरियल फॉलो करके। तो अब ये हो गया हमारे पास। अब हमने ना जो मेन काम करना है, ठीक है, कि डेटा को फेच करना है, ये कोड्स को मुझे फेच करना है। अभी के लिए तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, 10 कोड्स आ गए मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे इनको फेच करना है API एंड पॉइंट से। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो इसे मैं चले बाद में बनाएंगे जब हमारे पास डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, मैं एक तो यूज स्टेट बनाता हूँ, और सेट वोट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये इनिशियली एम्प्टी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जब कंपोनेंट रेंडर्ड होगा, मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट को यूज करूँगा, और मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक फंक्शन लिखता हूँ, const fetch कोड्स, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक ये कोड्स को फेच कर लूँगा और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब इसमें सिंपली ये URL यूज हुआ है, ठीक है, इस पे मैं एक फेच रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब मैं फेच को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई इतना लाइक बेस URL है, इतना ज़्यादा मुझे काम नहीं करना। एक्सियस भी यूज़ कर सकते हैं, ये इंस्टॉल करूँगा इंपोर्ट करके, फेच की जगह एक्सियस लिख दूँगा, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसमें ये होगा कि ये मुझे जेसन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स पे डॉट डेटा मिल जाएगा। तो ये चीज़, अब डेटा मेरे पास आ गया। अब डेटा में ये एरे आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं सेट कोट्स कर दूँगा। अगर मैं इसको लॉग भी करके देखता हूँ, अब मेरे पास आ क्या रहा है। तो अब अगर मैं देखूँ, एक एरे आ रहा है, एलिमेंट टाइप फॉर बिल्डिंग कंपोनेंट। अच्छा, हमारे पास ना ये सिंपल एरे आ रहा है, वही
जिसमें सारे कोड्स वगैरह है, ठीक है। तो अब मुझे स्टेट में एक तो ये है कि मैं 1600 कोड्स को डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहा। अब एक तो आप कर सकते हैं कि रैंडम कोड्स, ठीक है, इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1600 अगर 83 कोड्स हैं, ठीक है, अब जब भी कोई रिफ्रेश करे तो रैंडम उसको ना 10 शो हो, ठीक है, इसमें से। अब हो सकता है इस वेबसाइट में कोई रैंडम का भी फंक्शन हो, लेकिन आप खुद से भी बना सकते हैं लॉजिक, ठीक है। क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि यार कोई वेबसाइट खोले तो ये रीलोड ही करता रहे कि वो सारे कोड्स ही देखता रहे कि कितने हैं। आप पेजिनेशन उसे कहते हैं, रिएक्ट पेजेस मैंने लिखा है, रिएक्ट पेजिनेशन, ये रिएक्ट पेजिनेट है, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको नहीं करते, ठीक है। वैसे मैंने कहा आपको आइडिया दे दूं। अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि 10 उसको कोड्स करने हैं शो। अब एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि कोड्स में टोटल 10 कोड्स को स्टोर करा दूं, लेकिन उससे ये है कि अ, हमारे पास ना जब भी वो रीलोड करेगा, क्योंकि अब अगर मैं ये देखूं, अब मैंने रीलोड किया, ठीक है, तो वो ही आ रहे हैं, ठीक है। जो कोड्स है ना, ये रैंडम नहीं है। तो आप एक फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट 10 रैंडम कोड्स, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या है कि मैं एक तो सिंपल एरे बना लिया, ठीक है, एम्प्टी, और फिर मैं मैप कर रहा हूँ। अब इसमें बल्कि मुझे नहीं मिला कॉन्स्ट गेट 10 रैंडम कोड्स कोड्स। अब आपने एक लूप लगा दिया, ठीक है, उसमें से रैंडम इंडेक्स आपने ले लिया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसने एक रैंडम कोड्स का एरे इनिशियलाइज कर दिया, सबसे पहले मैंने ले लिया। अब मैंने एक लूप चला दिया, ठीक है, 10 तक, क्योंकि मुझे 10 चाहिए, सही है। तो मैं क्या करूंगा, हर बार ना एक रैंडम इंडेक्स लेके आऊंगा। वो कैसे लेके आऊंगा कि मैथ डॉट रैंडम। अब मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, हमें 0 और 1 के दरमियान ना कोई भी एक रैंडम वैल्यू देगा, 0.1, ठीक है, 0.2, 0.6, इस तरह से रैंडम वैल्यू देगा। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोर्स की लेंथ के साथ, ठीक है। अब जैसे है 1643, ठीक है, तो इसने ये दे दिया 492, और इसका फ्लोर निकालेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें रिटर्न करता है। तो अब जैसे 492 है, ठीक है, तो इसको समझे राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है। अ, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक रैंडम इंडेक्स निकाल लिया। अब जैसे हमारे पास 492 आ गया, एक रैंडम इंडेक्स, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जो रैंडम कोड्स है, ठीक है, उसमें उसने ऐड कर दिया कोड्स रैंडम इंडेक्स, जो कोड पड़ा हुआ है 492 पे। अब जैसे 492 पे कोई भी रैंडम कोड पड़ा हुआ था, ठीक है, उसने उसको रैंडम कोड्स वाले एरे में ऐड कर दिया। अब हो सकता है अगली बार वो चूज करे 0.1, ठीक है। तो उससे ये है कि 164 इंडेक्स पे जो होगा ना नंबर, वो पॉपुलेट हो जाएगा, सही है। और इसी तरह अगर 0.9 करता है, ठीक है, तो जो इंडेक्स रैंडम इंडेक्स आएगा, ठीक है, और वो देखेगा कि कोर्स अगर जितने भी थे, ठीक है, उस हिसाब से वो उसमें ना ऐड कर देगा। तो ये सिंपल आ गया, रिटर्न मुझे कर देगा रैंडम कोर्स। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्ट रैंडम कोड्स इज इक्वल टू गेट 10 रैंडम कोड्स, उसको मैं डेटा दूंगा। अब वो क्या करेगा, रैंडम कोड्स देगा, और इसको मैं कोड्स पे सेट कर दूंगा। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग भी करता हूँ रैंडम कोड्स को, तो आप देखेंगे ये 10 मुझे मिले हैं, ठीक है। अगर अब आप देखें ही हु कंकर्स और द क्योर फॉर होल्ड ऑन, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अब ये मुझे नहीं मिलना चाहिए दोबारा, ठीक है। आपने देखा ये चेंज हो गया।
ठीक है, तो ये रैंडम चल रहा है। इस फंक्शन में अगर कोई क्लियर नहीं आ, चले मैं एग्जिस्ट से भी करवा देता हूँ। एग्जिस्ट इतना मुश्किल नहीं है। npm i exist। ये हो जाए तो मैं इसको रिप्लेस कर लूंगा, ये इतना मतलब एक इंपोर्ट करेंगे, रिप्लेस ही करना है। ठीक है, अब हो गया तो इंपोर्ट एग्जिस्ट फ्रॉम एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे फेच की जगह मैं एग्जिस्ट लिख दूंगा। एग्जिस्ट डॉट गेट करना है मैंने इसको। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन मुझे नहीं करना। ठीक है, मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करूँगा और बाकी सेम सेम है। अब वही, ये देखा है आपने, काम वही हो रहा है। अब ये एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इतना फर्क नहीं है एग्जिस्ट में। बस ये है कि वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना पड़ता है, इस पे जेसन में लाइक कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मुझे डेटा मिल जाता है। तो ये चीज़ है। अब कोड्स मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करनी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास कोड्स हैं, पहले तो ये चेक कर लूंगा अगर तो कोड्स हैं। ठीक है, एंड कोड्स डॉट लेंथ, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन। आप कह सकते हैं बड़ी है 0 से, तो मैं क्या करूँगा, कोड्स डॉट मैप, सारे कोड पे मैप करूँगा। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या करूँगा, कोड को शो करूँगा जिसको मैं की दूंगा और कोड दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी। ये हो गया। अब अगर तो कोड्स नहीं है, ठीक है, या कोड्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0 है, तो मैं भी कर दूंगा कि लोडिंग को डिस्प्ले कराओ। और बाकी कोड्स में हमारे पास तो एक कोड मिलेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोड डॉट टेक्स्ट होगा। ये आपको कैसे पता चलता है कोड डॉट टेक्स्ट होगा, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और ऑथर नेम में डॉट ऑथर, ये हमारे पास हो गया। अगर अब आप देखें इसको, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, लोडिंग और 10 रैंडम कोड्स। अब ये जो एपीआई थी हमें रैंडम कोड्स नहीं दे रही थी। ठीक है, लेकिन हमने एक ऐसा फंक्शन लिखा, सही है, जिससे हमें ना, हमने वो कोड्स उसको दिए, उसने हमें क्या किया कि रैंडम कोड्स दे दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ना एक, आप कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है, जिसमें आप इन कोड्स वगैरह को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अब आप पेजिनेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रैंडम वैसे ज़्यादा बेहतर था मेरे ख्याल में, क्योंकि जब भी आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, आपको एक न्यू मिलेगा कोड। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लग सकती है। ठीक है, अब जैसे इसका ऑथर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये आप देख रहे होंगे ये एम्प्टी आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोड में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अगर तो कोड डॉट ऑथर इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ, और वरना कोड डॉट ऑथर। तो अगर हम रिफ्रेश करें, अभी अगर कोई इस तरह का आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ये है, तो मैं
हटाना पे कोड डॉट डॉट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इस पूरे पैराग्राफ को मुझे पता है हमारे पास। यहाँ मैं क्या करता हूँ, अगर तो हमारे पास कोड डॉट ऑथर इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, तो फिर मैं ये शो करूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, सही है। अगर आप रन करें, ये या तो आ ही एम्प्टी रहे हैं। अच्छा, नल है, एम्प्टी नहीं है। इज नॉट इक्वल टू, मैं कहूँ डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, अब ये अननोन आ रहा है। सही है, होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एपीआई वगैरह को ना। तो ये बेसिकली बन गया। अब थोड़ा सा टाइम जो रह गया, ठीक है, हम रिएक्ट राउटर का एक और पेज बना, वो तो पेजिनेशन दिखा दे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी है स्क्रम का पेजिनेशन वाला। चलें फिर, सबसे पहले रिएक्ट राउटर फिर देख लेते हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने। या फिर रिएक्ट राउटर बाद में करेंगे, पेजिनेशन वाला काम फिर कर लेते हैं, रिएक्ट राउटर बाद में कर लेंगे। रिएक्ट पेजिनेशन, ये काम हो गया, ठीक है। एपीआई वगैरह का, एपीआई आप यहाँ से ले लीजिएगा, मैं आपको भेज भी देता हूँ। जी मैंने कराया था रिएक्ट राउटर, लेकिन ये है कि अब न्यू बैच भी मर्ज हुआ है तो उनको रिएक्ट राउटर का आइडिया नहीं है। लेकिन चलें अगली क्लास में ना हम, हो सकता है इसी प्रोजेक्ट को ना आगे लेके चलें। तो हो सकता है आप जैसे इंस्पिरेशनल कोर्स हैं तो कोई मोटिवेशनल कोर्स का एक और बना देंगे यहाँ पे ना, इसको एज अ कोर्स वेबसाइट कर देंगे। और बाकी ये है कि यहाँ पे ना डिफरेंट टैब्स रख देंगे जहाँ पे मल्टी पेज वेब एप्लीकेशन हो जाएगी, जिसमें डिफरेंट टैब्स पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी आ जाएगी। तो वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में देखते हैं इसको। हम्म, अच्छा, तो इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी करनी पड़ती है खुद से क्योंकि ये बूटस्ट्रैप के साथ लिंक होती है। देखता हूँ कोई और पैकेज अगर है। चलें फिर इसको ट्राई करते हैं हम। सबसे पहले मैं इसको ना ऐड कर लेता हूँ। और सिंपल आपने डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है, ठीक है। रिएक्ट पेजिनेट को सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैंने कहाँ पे इंपोर्ट करना है, कोर्स कंटेनर में, ठीक है। सारा काम यहाँ पे मेन हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट पेजिनेट को। अब इसको ना आइटम्स चाहिए होते हैं। आइटम्स हमारे क्या है, कोड्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं जो हमारी आइटम्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन है जो कि आइटम्स को रेंडर करा रहा है, ठीक है। और एक फंक्शन है पेजिनेटेड आइटम्स, आइटम्स पर पेज। Here we use item of, we could also use page offset following the API or data you are working with, item offset or set item offset। चाहिए मैं ले आता हूँ। इस रैंडम फंक्शन को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है। और इसके बाद ये है कि हैंडल पेज क्लिक, इस ये फंक्शन जब पेज पे क्लिक होगा तो फिर चलेगा। और इसके बाद मेरे पास ये तो आइटम्स रेंडर हम पहले से करा रहे हैं, इन्होंने बस उसका न्यू कंपोनेंट या न्यू फंक्शन बना के किया हुआ है। अब जैसे ये था कोड्स कंटेनर, इसके बाद मैं ये पेजिनेट पेज काउंट आ गया। अब पेज एंड ऑफसेट, आइटम ऑफसेट, आइटम्स पर पेज और करंट आइटम्स, जहाँ पे आइटम्स यूज हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइटम्स की जगह मैं क्या करूँगा, कोड्स को स्लाइस करूँगा। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ एक बार ये हो जाए। तो ये करंट करंट कोड्स काउंट हो गया हमारे पास। और यहाँ पे मैं कोड्स के बजाय अगर आप देखें एंड करंट कोड्स, ये हो गया हमारे पास। और अब आइटम्स पर पेज इज नॉट डिफाइंड, आइटम्स इज नॉट डिफाइंड, ये है 24 लाइन पे आइटम्स पर पेज। अब यहाँ पे आइटम्स पर पेज विद यूज इफेक्ट एंड यूज, अच्छा आइटम्स पर पेज हम लिख सकते हैं कि हमें 10 दिखाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद आइटम 42 लाइन, न्यू ऑफसेट इज इक्वल टू आइटम्स डॉट लेंथ, नहीं है कोड्स डॉट लेंथ। अब बेसिकली ये स्टाइल नहीं हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन अब ये वर्क कर रहा है। अगर आपको मैं आप दिखाऊं, ये कंसोल एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब एरे हमारे पास आ गया, सही है। अब इसने लोड की, अगर यहाँ से भी आप देखें जो एपीआई थी, सबसे पहले 10 को लोड किया, ठीक है, यहाँ से जीनियस वाले से। अब जब मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, इसने 10 से 20 आइटम्स को लोड किया, ठीक है, 10 से 20। अब दोबारा 1 पे क्लिक करता हूँ तो 0 से 10 दोबारा, यूजर रिक्वेस्टेड पेज नंबर 0 विच इज ऑफसेट 0। अगर 5 पे जाता हूँ, पेज 4 और 40 से 50, तो ये पेजिनेशन हमारे पास वर्क कर रही है। अब इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके ना आपको बता देता हूँ। अब बेसिकली हमने किया गया है, सही है। सबसे पहले तो एक आइटम ऑफसेट बना लिया है, सही है, सिंपल। आपने डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है जैसे मैंने आपके सामने किया ना, मुझे ये है कि रट्टा नहीं हुआ, ठीक है, सिंपल आपने देख के फॉलो करनी है। अब इसमें ये है कि हमने सबसे पहले ना आइटम्स चाहिए कि कितने आइटम्स दिखाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास ना ऑफसेट चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करने हैं और कौन सा पेज है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि करंट कोट्स लेने के लिए हमने ना कोट्स को स्लाइस करना है। स्लाइस किस पेज पे करना है, आइटम ऑफसेट के कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे 0 से 10 तक दिखाने हैं। आइटम ऑफसेट का ये मतलब है कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे 40, ठीक है, 40 से अगर 50 दिखाने हैं तो 40 आइटम ऑफसेट होगा, एंड ऑफसेट 50 हो, ठीक है। और एंड ऑफसेट कैसे लिख रहा है, आइटम ऑफसेट जैसे 40 है, उसमें आइटम्स पर पेज 10 पेजेस है, 10 आइटम्स दिखानी है तो 40 से 50 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से निकलता है। बाकी ये सिंपल, आपने ये कॉपी पेस्ट किया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पेज काउंट निकाला। बाकी ये है कि ये फंक्शन हैंडल लिख है, ये इस पे लगा होता है पेज
जो रिएक्ट पैजिनेट होता है, ये क्लिक होगा तो ये न्यू ऑफसेट निकालेगा उसको देख के, ठीक है, और आइटम ऑफसेट को चेंज करेगा, जिससे ये होगा कि कोड्स जो हमारे करंट कोड्स होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे और फिर वो री-रेंडर हो जाएंगे। अब सिंपली ये रिएक्ट पैजिनेट का कंपोनेंट था, ठीक है, और इसमें ये है कि जैसे आपको दिखाया सिंपल, अभी स्टाइल नहीं हुआ हुआ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने खुद पेजेस कैलकुलेट कर लिए कि टोटल पेजेस वगैरह कितने हैं, ठीक है, 165 पेज है टोटल। ये डिपेंड करता है डेटा पे। तो ये चीज़ है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कर लेना है 30 मुझे चाहिए पर पेज, सेव करता हूँ सिंपल, अब 30 आएगा, अब पेजेस कम हो गए। तो ये सिंपल चीज़ है। तो ये सिंपल पैजिनेशन है, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप के साथ लिंक करके कुछ है, ठीक है। इसके लिए ये है कि इसकी ना या तो खुद से स्टाइल करना पड़ता है या फिर बाय इंस्टॉलिंग एंड राइटिंग ओनली, यू शुड यूज योर ओन CSS टू ऑब्टेन दिस UI, ठीक है। इसमें CSS इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर हम जाएं यहाँ पे, कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन किया होगा, जैसे ये है स्टाइल कंपोनेंट से ना, इन्होंने स्टाइल किया हुआ है इस एग्जांपल में, अगर देखा जाए तो हम यूज कर सकते हैं ये भी, लेकिन फिर एक न्यू कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्टाइल कंपोनेंट्स का। तो बेसिकली ये है कि फिर आप ना इसको खुद से स्टाइल कर लीजिएगा। इधर ना अगर आपको इसकी मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, ठीक है, इस पे ना क्लासेस वगैरह हम लगा सकते हैं, ठीक है, कि हर एक चीज़ की ना अगर थोड़ा सा स्टडी करेंगे आपको ना इसका आइडिया हो जाएगा। बाकी ये है कि ये बूटस्ट्रैप के साथ शायद लिंक होता है, ठीक है, तो स्टाइलिंग वगैरह हो जाती है। अब इसका मुझे मिल नहीं रहा, वरना इसमें एक CSS की दी होती है जिसको ना हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उससे ये है कि वो स्टाइलिंग खुद खुद ही आ जाती है। हम्म, इसको ही शायद इंपोर्ट करना है, बूटस्ट्रैप इंटरफेयर हो जाएगा बीच में। अच्छा, ये हो गया। अब उसने इसको कोई ना कोई क्लास नेम दी होगी। अब ये बहुत सारी क्लास नेम दी हुई है हर एक चीज के लिए, लेकिन लिंक के लिए क्या है ये आप खुद से ना इसको डिजाइन कर सकते हैं। अब ये बूटस्ट्रैप से हुआ हुआ। तो सबसे पहले मैं इसकी जितनी भी क्लासें हैं वो ले जाता हूँ, बल्कि पूरे को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं सिंपली कोर्स कंटेनर में जाता हूँ, ये जो रिएक्ट पैजिनेट मैंने बनाया हुआ था पहले, इसकी जगह में अब यहाँ पे डिफरेंट प्रॉप्स वगैरह ये आप पढ़ सकते हैं कि पेज रेंज डिस्प्लेड 5, ठीक है, पेज काउंट दिया हुआ है, प्रीवियस लेबल आपने क्या दिखाना है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आप खुद से इसमें अपने हिसाब से जैसे आपने कस्टमाइज करना है, वो कर सकते हैं। अब अगर आप देखें, ठीक है, अब ये हमारे पास ना इस तरह का एक भाग है, ठीक है, नाइस लुकिंग पैजिनेशन, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब रिएक्ट राउटर अगर कवर हो जाता, अपडेट हो जाएंगे, तो अगले में हम क्या करेंगे कि रैंडम का भी बना लेंगे, और इस तरह पैजिनेशन, अब जैसे ये पैजिनेशन का पेज है, ठीक है, तो एक रैंडम का बना लेंगे। अब अगर आप देखेंगे ये हेडिंग बहुत बढ़िया होगी, ये बूटस्ट्रैप ने अब इंटरफेयर कर दिया स्टाइलिंग में, ठीक है। ये तो स्टाइल हो गया, लेकिन ये चीज होगी है। इसी तरह आप इसको विड्थ वगैरह दे सकते हैं। तो अगले में इंशाल्लाह हम रिएक्ट राउटर कवर करेंगे, डिफरेंट टैब्स वगैरह बना देंगे। तो ये रिएक्ट पेजिनेट था, ठीक है, सिंपल सा इसका मेन फंक्शन ही है, बाकी स्टाइल अपने हिसाब से आपने जैसे करना है, ठीक है, क्लासेस वगैरह, तो वो उस हिसाब से आप स्टाइल कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका किसी का तो वो पता कर लें, ना फिर बाकी इसको एंड करते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लें, वरना हम फिर यहाँ तक ही लेके जाएंगे, और इसको ना अगले लेक्चर में दोबारा से स्टार्ट करेंगे रिएक्ट राउटर। कल हमारा दोबारा लेक्चर होगा, तो उसमें रिएक्ट राउटर भी कवर हो जाएगा, और इसको बिना थोड़ा सा मजीद
कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर देंगे। चलें फिर, अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो मैं भी रिकॉर्डिंग वगैरह एंड करता हूँ, ठीक है? तो